एक स्वॉर्ड मास्टर ने हमारे एमसी की पूरी फैमिली को कुछ ही पल के अंदर मार दिया। दया एक झूठ था, लेजेंड सब नकली निकले। तो उस लड़के ने पागलपन चुन लिया, तो उसने जलती हुई तलवार निकल ली ताकि उस आदमी का शिकार कर सके जिसको भगवान तक नहीं मार पाए। ये किसी हीरो की रिग्रेशन वाली कहानी नहीं, ये हमारे एमसी का रिवेंज आर्क है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरे पापा हमेशा मेरे को एक स्टोरी बताया करते थे, अरहान तुम उसको अच्छे से याद रखना। एक मेंबर के रूप में कार्विन फैमिली के तुमको इस स्टोरी को हमेशा याद रखना होगा। भले ही अभी हम लोग इस समय पे इस छोटे से गांव पे रहते हैं, कैपिटल से बहुत ज्यादा दूर, मगर आज से 200 साल पहले जो हमारे फैमिली का स्टेटस था वो दूसरे किसी से मैच नहीं किया जा सकता था। और हमारे फैमिली के अंदर एक नाइट रहा करता था जिसका नाम था गॉड ऑफ वॉर, जिसके ऊपर किंग को भरोसा था और सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे। और हमारी फैमिली को चूज किया गया था स्वॉर्ड द्वारा, और उसके बाद से हमारी जनरेशन ने ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर को बनाया, जिसके कारण से सभी लोग उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करते थे, एक इनविंसिबल प्रोटेक्टर के नाम से। कार्वेन अरहान, अब तुम हमारी पोजीशन को लोगे और इस फैमिली के हेड बनोगे। तुमको हमेशा अपनी जिंदगी प्राइडफुल तरीके से जीनी होगी क्योंकि तुम्हारे वेन्स के अंदर बहता है कार्वेट फैमिली का ब्लड, और तुमको यहाँ पे रीगेन करनी पड़ेगी हमारी फैमिली की ग्लोरी को, और तुमको अपनी छाती चौड़ी करके खड़ा रहना पड़ेगा इस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यही है ड्यूटी कार्वेन्स की। और हमको सीन दिखाया जाता है कोसाल गाँव का, और ये एक हीरो टेल्स थी जो मेरे फादर हमेशा मेरे को बताया करते थे। शायद तक ये बस एक टेल ही थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पे लोग अपनी प्रीवियस ग्लोरी को सुनाया करते थे। ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। अगर ये स्टोरी सही हुई कार्वेन की तो हम लोग इस गरीब गांव के अंदर नहीं रहते लैंडलॉर्ड के रूप में, और इसके साथ ही साथ हम लोग को अपना पूरा दिन इन लोगों के साथ काम करते हुए नहीं गुजारना पड़ता। और इसके साथ ही साथ मेरे फादर की स्टोरी में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स भी थे, और जो हमारी फैमिली के फाउंडर और उनका एक पोर्ट्रेट, मैं भले उसको कितना भी देखूं वो मेरे फादर जैसे एक भी नहीं दिखते हैं, और ना ही मेरे जैसे, और ना ही वो शॉर्ट जो पास डाउन की जा रही पूरे फैमिली के अंदर, और कोई ऐसी चीज जो 100 साल पुरानी बनी हो उतनी ज्यादा शार्प कैसे हो सकती है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चीज मेरे को परेशान कर रही है, इस पूरे किंगडम के अंदर एक भी उनकी स्टोरी नहीं है, और उन सब जगहों में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया हमारे एंसेस्टर का नाम लाइन कार्वेन। मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया कि वो कहीं भी एक बार भी मेंशन किए गए हों। अगर इन सब बातों को कंसीडर किया जाए तो केवल एक ही कंक्लूजन में निकला जा सकता है, ये सारी टेल्स मेड अप है जो कि दी गई हैं डिसेंडेंट को, जाकि वो अपने आप में प्राउड कर सके। और तभी इसके पीछे कोई आते हुए कहता है, यंग मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं खड़े होके, आप कहीं ख्यालों में खोए हुए हैं क्या? अब ये समय हो गया है हम लोग के स्नैक्स ब्रेक का। तभी दूसरा ओल्ड मैन कहता है, अगर यहाँ पे तुम जल्दी नहीं आते हो तो यहाँ पे जितनी गर्म ब्रेड हो सब खत्म हो जाएंगी। अगर तुम बाद में आते हो तो मैं पूरा खा लूंगा खुद से। जो सुनने के बाद अरहान कहता है, रुको जरा मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए कुछ बचाओ। यहाँ पे क्या ही फर्क पड़ता है करहान एक ग्रेट फैमिली है कि नहीं, यहाँ पे सभी लोग मेरे को बुलाते हैं, और इस जगह को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ जहाँ मैं हमेशा से रहते आया हूँ, और उनको भी। यही वो करहान है जो मेरे को चाहिए, ऐसे ही जैसे चीजें अभी चल रही हैं। और तभी सीन चेंज होता है और वहाँ पे सभी की डेड बॉडी पड़ी रहती है। उसी के सामने अरहान अकेले खड़ा रहता है और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड, और मुझको लगा कि ये मेरी पीसफुल और कंप्लीट स्टेटस होगा। और फिर से सीन चेंज होता और दिखाया जाता है, और वहीं लोग बात करते हुए जाते हैं। चलो ऐसा लगता है कि आज की कटाई काफी हो चुकी है, तो मैं आगे जाता हूँ मार्केट में और आसपास के टाउन्स में। मैं ये सब जल्दी करूंगा। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ वो सारी चीजें लेने के लिए जो तुम लोग को चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है? यहाँ पे कौन को एप्पल चाहिए? वो हमेशा बोलता है कि मैं बहुत दिन से फ्रूट्स को नहीं देखा हूँ। यहाँ पे ये काफी होगा हम लोग के लिए यंग मास्टर। और इसके साथ ही साथ मेरी रियोन का बर्थडे भी आने वाला है जल्दी, तो मैं उसके लिए एक अच्छी सी डॉल खरीद लाऊंगा। जो सुनने के बाद एक ओल्ड लेडी कहती है, तुमको ये सब चीजें कैसे पता चल जाती हैं? और वहीं पे वो जाते हुए कहता है, मुझको यहाँ पे सब कुछ पता है, मैं यहाँ पे अगला लॉर्ड बनने वाला हूँ, तुमको तो ये पता ही होगा ना। चलो मैं चलता हूँ, मैं तुम लोग से बाद में मिलता हूँ। और तभी पीछे से गाँव वाले चिल्लाते हुए कहते हैं, आप अच्छे से जाइएगा यंग मास्टर अरहान। और उनमें से एक पर्सन कहता है, हमारे यंग मास्टर जैसे यहाँ पे कोई भी नहीं है। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये डिफरेंट है पूरी तरीके से दूसरे नोवेल से। मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि कोई नोवेल लेडी उनको ले ना जाए। और तभी वो पर्सन कहता है, बहुत ज्यादा लेट होने से पहले ही हम लोग यहाँ का सारा काम करके चलते हैं। आज वो दिन है जिसमें हम लोग रेगुलर मीटिंग करें। और उसके मुंह के ऊपर एक स्लैश बन जाता है, और अगले ही पल उसका सिर कट के अलग हो जाता है बीच से, जो देख के वो यंग लेडी चिल्लाती है, कौन? और वो अगले पल उसके भी सिर के ऊपर एक स्लैश रहता है पतला सा, और उसका भी सिर, और चारों तरफ खून ही खून। और एक पर्सन जाते हुए कहता है, ये जो जमीन है इसको यहाँ से इरेज हो जाना चाहिए। यहाँ में तुम कौन हो? और वो पर्सन एक एक करके सबको मारते हुए जा रहा होता है ये जगह। और वहाँ पे जितने भी विलेजर्स रहते हैं उन सबके ऊपर एक पतले धागे जैसा सिंबल बन जाता है, और अगले ही पल उन सबकी बॉडी अलग अलग हो जाती है। और वो बढ़ते हुए कहता है, इसको मिट जाना चाहिए। और तभी ये सब देख के कोई पूरे अपने फ्रूट्स गिरा देता है और डॉल्स। और वो डरते हुए कहता है, सभी लोग क्यों? यहाँ पे सब लोग कैसे मर सकते हैं? और तभी उसके पीछे एक पर्सन आता है और उसको पकड़ते हुए कहता है, यंग मास्टर आप ये सब मत देखिए। जिसको देखने के बाद अरहान कहता है, बटलर यहाँ पे क्या कुछ गलत हुआ है? मैं जरूर सी सारी चीजों को इमेजिन कर रहा हूँ यहाँ पे सारे गाँव वाले। और बटलर बताता है, वहाँ पे एक पर्सन आया और वो कह रहा था, करहान को यहाँ से मिट जाना चाहिए, इसको केवल उस सबको मारने में 10 मिनट लगे। और वो जिस तलवार को विल्ड करता है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड और डिफरेंट है। वो आदमी अचानक से आ गया बिना किसी प्रकार की
वार्निंग के और उसी समय पे आधे से ज्यादा गांव वालों को उसने मार दिया। मैं यहाँ पे केवल ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ और इसी तरीके से आधा करहान फॉल हो चुका था और इन सब के बाद वो अचानक से गायब हो गया बिना किसी ट्रेस के, केवल एक सिंगल डिजास्टर स्वॉर्ड मास्टर द्वारा। ये किस प्रकार का डर है? ये तो अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर था जो सब देखने के बाद अरहान अपना दिमाग खो रहा था धीरे धीरे करके। वो जहाँ देख रहा था उसके चारों तरफ एकदम ब्लड और डेड बॉडीज बिना सिर के गिरी हुई थी। ये सब देख के वो एकदम पूरी तरीके से पगला चुका था और तभी उसके पीछे से कोई आवाज लगाता अरहान, जो सुनने के बाद वो बोलता है मदर। यहाँ पे एक होप की किरण और वो जाके अरहान से गले मिल जाती हैं और रोती हुई कहती हैं तुम बच गए मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उस एक मूवमेंट के अंदर मुझको सब कुछ रियलाइज हो गया और मैं अपने सेंसेस में वापस आ गया और उसके बाद मुझको रियलाइज हुआ क्यों, मगर ऐसा क्यों, यहाँ पे ऐसी ट्रेजेडी कैसे हो सकती है, किस कारण से जो स्वॉर्ड मास्टर उसने वील्ड की और वाइप आउट कर दिया आधे करहान टेरिटोरी को कुछ पलों के अंदर, और उसने मेरे फैमिली वालों को किसी को कुछ नहीं किया, बस कुछ शब्द लिख के चला गया। मैं 1 महीनों के अंदर वापस आऊंगा, अगर तुमको यहाँ पे जिंदा रहना है तो ये सारी जगह छोड़ के जाना होगा सबके साथ। जो सुनने के बाद अरहान कहता है मगर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा क्राइम किया जिसके कारण हमको ये सजा मिल रही है। और वो पर्सन जाते हुए कहता है मैं यहाँ पे बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। उसके जाने के बाद यहाँ पे केवल कटी हुई लकड़ियाँ और डेड बॉडीज थी। एक एक करके जो पूरे सर्वाइविंग विलेजर्स थे वो गाँव को छोड़ के जाने लगे। शायद तक वो इकलौता ऐसा रास्ता था जिससे वो लोग सर्वाइव कर सकते थे, मगर जो हमारी फैमिली के पास एक भी चॉइस भी नहीं थी। मेरे जो फादर थे उनके सिर के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार था और वो चिल्लाते हुए कहते हैं मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट नाइट हूँ जिसने हंट डाउन किया नाइटमेयर्स को, द आयरन ब्लडेड गार्डियन जिसने एक समय पे पूरे किंगडम को बचाया था। यहाँ पे ये मेरी ड्यूटी है ताकि मैं प्रोटेक्ट उन ग्रेट इवल से। मैं यहाँ पे आसमान की कसम खाता हूँ मैं ये सब कभी नहीं होने दूंगा। और ऐसे ही कुछ उनकी हेल्पलेसनेस प्लॉट के तौर पे झलक रही थी। मैं ये सारी चीजों को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तभी उसकी मदर आके कहती है अरहान मैं यहाँ पे बटलर को बोल दूंगी वो तुम्हारे लिए कैरेज प्रिपेयर करें और तुम इस टेरिटोरी से जितना ज्यादा दूर जा सकते हो उतना ज्यादा दूर जाना। यहाँ पे आप क्या कह रही है मदर, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, हम लोग अपने फादर को लेके साथ में जाएंगे ना। जो सुनने के बाद उसी की मदर कहती है तुम्हारे फादर इस जगह को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वो फेस करना चाहते हैं अपने एनिमी को हेड ऑन, एक लॉर्ड के रूप में और उनके पार्टनर के रूप में। मैं उनके लास्ट समय तक उनके साथ रहना चाहती हूँ। जो सुनने के बाद अरहान रोते हुए कहता है नहीं मदर आप ऐसा नहीं कर सकती, हमको साथ में चलना चाहिए ना, हम सब साथ में भी तो जा सकते हैं। अरहान तुमको ये याद रखना चाहिए जो तुम्हारे फादर तुमको स्टोरी सुनाया करते थे वो कभी सच हुई नहीं थी, वो सब एक मनगढ़ंत कहानी थी जिसको बनाया गया था ताकि तुम अपने आप को ग्रेट समझ सको। यहाँ पे वो हिस्ट्री की फेलियर के अलावा कुछ नहीं थी। तो क्या तुम अपनी मदर के साथ एक प्रॉमिस बनाओगे? तुम यहाँ पे मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर स्वॉर्ड नहीं उठाओगे। प्रॉमिस करो मेरे से तुम हर समय सर्वाइव करोगे, भले सिचुएशन कुछ भी हो। यहाँ पे तुम रिवेंज भी नहीं लोगे, बस तुम अपनी जिंदगी अपने लिए जीना। और तभी बटलर पीछे से कहता है लेडी कैरेज तैयार हो चुका है। बटलर अरहान का अच्छे से ध्यान रखना, तुम यहाँ पे मेक श्योर करना कि ये जितना ज्यादा दूर हो सके उतना ज्यादा दूर जाए और यहाँ पे कभी वापस ना आए। यस माय लेडी। नहीं मदर, मदर यंग मास्टर हमको जाना चाहिए। मदर मदर। और वहीं रोते हुए उसकी मदर कहती है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी मेरे बच्चे। और तभी डोर खुलता है और दिखाया जाता है उसी के फादर अपना सिर पटक रहे थे बार बार और उसी की मदर पीछे से आते हुए कहती है यहाँ पे इतना ज्यादा सफर मत करो अकेले, आखिरी तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और तभी कैरेज का सीन दिखाया जाता है। यंग मास्टर मैं यहाँ पे जानता हूँ ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा पेनफुल होंगी, मगर इन सब के बावजूद आपको ये सब सहना होगा। वो जो आदमी है चलता फिरता तूफान है, वो एक ऐसा नेचर का डिजास्टर है जो हम जैसे ह्यूमंस उसको कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको मानना होगा और इन सब चीजों को आपको भूलना पड़ेगा अगर आपको जिंदा रहना है तो। माय लॉर्ड आपको जरूर से चाहिए होगा ताकि आप जिंदा रह सकें। यंग मास्टर। और तभी अरहान कैरेज से कूद के पीछे जाने लगता है घर की तरफ। मैं यहाँ पे भले कैसे भी सोचूं मगर मैं अकेले जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे कैसे अपने मदर को पीछे छोड़ सकता हूँ, मैं अकेले ऐसे नहीं भाग सकता हूँ। भले वो लोग उसको एक कैलेमिटी बुलाते हैं मगर उसके बावजूद वो एक स्वॉर्ड मैन है जो कि एक इंसान है। वहाँ पे वो भी तो एक इंसान है जिसके कारण वो भी मरेगा अगर उसके दिल के आर पार एक एरो चली जाती है। तो मैं पूरे 1 महीने से प्रिपेयर कर रहा हूँ एक डिले पॉइजन को, अगर केवल मैं इसको उस चीज से शूट कर देता हूँ तो मैं उन सबको बचा सकता हूँ। और तभी वो अपने घर के सामने आता है और वो कुछ देख के पूरी तरीके से एकदम शॉक और दिखाया जाता है उसके फादर की हेड एक जगह पे टगी रहती है फ्लैग के साथ। हाउ फूलिश, क्या तुम यहाँ पे आए हो अपनी मौत को लेके? मैंने यहाँ पे तुमको मर्जी दिखाई थी मगर। और वो अपने मदर और फादर की डेड बॉडी देखने के बाद चिल्लाने लगता है एकदम पागलों की तरह और वो अपनी एरो निकाल के शूट करता है उसी स्वॉर्ड मास्टर की तरफ। यहाँ पे तुम मर जाओ, मगर अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है और उसके हाथ से उसका क्रॉसबो छूट जाता है और वो खुद भी जमीन में बैठ जाता है और अपना गला पकड़ के सांस लेने की कोशिश करता है और उधर से वही स्वॉर्ड मास्टर
मास्टर कहता है, अभी तुम 18 साल के भी नहीं हुए, यहाँ पे तुम अपने आप को लकी समझो, आज मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं लूंगा, जाओ और तुम अपनी डिस्पेयर को निकालो। यहाँ पे एक भी सिंगल करहान इस कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे तुम्हारी जरूरत भी हुई इस बेल्ट लाइन को बढ़ाने की तो मैं तुमको फिर से तोड़ूंगा। करहान को केवल यहाँ पे डिसअपेयर हो जाना चाहिए। और अरहान अपनी मदर के पास दौड़ते हुए जाता है और अपने मदर को उठाते हुए कहता है, ये कितना ज्यादा पिटीफुल था, और अपने मदर को गले लगा के फूट फूट के रोने लगता है और कहता है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया और उसी दिन में सब कुछ खो गया कुछ पल के अंदर। और तभी उसकी शॉर्ट ग्लो कर रही होती है अंदर और उसको देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा ही लगा था। अरहान, करावेन, यहाँ पे कुछ रिस्पेक्ट दिखाओ तुम। और तभी उसके आंखों के सामने उसके एंसेस्टर की फोटो बनती है और उसके सामने आते हुए कहता है, माय डिसेंडेंट, अब पूरे 1 साल हो गए हैं जब मैंने सब लोगों को जलाया था और उस समय पे मैं केवल प्रिपेयर कर रहा था अपने रिवेंज के लिए, और जिससे मेरे को रिवेंज लेना है वो इस समय पे स्वॉर्ड के पिनिकल पे बैठा हुआ है, जो कि इस टाइम पे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है और एक गार्डियन जो कि प्रोटेक्ट करता है पीस को, किंगडम की। एक ऐसा आदमी जो इवल को बर्बाद करता है, एक ऐसा सुपर ह्यूमन जिसके पास सबसे ज्यादा टैलेंट था पूरे स्वॉर्ड्समैन के बीच में। और जो कार्लोस है वो वील्ड करता 10 स्वॉर्ड्स को। वो एक ऐसे पर्सन का नाम और फेम है जिसने मेरी जिंदगी से मेरा सब कुछ छीन लिया था। और यहाँ पे ये सारी चीजें मेरे लिए केवल एक क्वेश्चन बन के रह गई, इसमें मेरे फैमिली को क्यों मारा, उसके सबके पीछे कौन था और करहान फैमिली के पीछे का सीक्रेट क्या था। मगर इन सब के बावजूद एक चीज तो पूरी तरीके से क्लियर थी मेरे को, यहाँ पे जो सारी जिंदगी गई करहान की वो सब कभी वापस नहीं आने वाली है। मगर ये क्या है, और ये सारी अनसॉल्व मिस्ट्रीज मेरे को पूरी तरीके से पागल किए दे रही हैं। और तभी अपने आंखों के सामने उसी शॉर्ट को ग्लो होते हुए देखता है और कहता है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जिसपे आप लोग भरोसा नहीं कर सकते वो मेरे आंखों के सामने आ चुकी है। अरहान, परवेन, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ मेरे डिसेंडेंट। पहले मेरे को ये देखने के बाद लगा कि ये सब झूठ है, मगर ये जो थे मेरे एंसेस्टर थे, एक लेजेंड, वो किताबों से जो मेरे फादर मेरे को सुनाया करते थे। मैंने ये सब भी पहले सुना था, मगर किसी कारण से वो सारी चीजें मेरे लिए एक शौक बन के आई और मुझे लगा कि ये सारी चीजें मेरे लिए एक हेलुसिनेशन है बस। मगर इन सब के बावजूद मैं जो मेरे सामने है वो सबको मना नहीं कर सकता। तभी उधर से कार्लोस कहता है, मैंने सेंस किया तुम्हारे अंदर की वेवरिंग को, क्या तुम यहाँ पे डर रहे हो कि तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो, या फिर एक एंसेस्टर जो तुम्हारी आंखों के सामने आ चुके हैं वो तुमको एक फैंटेसी लग रही है। जो सब सुनने के बाद अरहान कहता है, अगर ये सारी सिचुएशंस इल्यूजन नहीं है और रियलिटी है तो क्या आप सही में हमारी फैमिली के फाउंडर थे, एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर पूरे हिस्ट्री के अंदर, करहान फैमिली के? क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर आप सही में वो पर्सन है जिनके बारे में मेरे फादर हमेशा मेरे को बताया करते थे, तो आप केवल मेरे सामने क्यों अपेयर हुए, और इससे भी ज्यादा जरूरी अभी क्यों, ये पूरे समय के बाद? जो सुनने के बाद वही एंसेस्टर कहते हैं इसके, क्योंकि मुझको तुमको टेस्ट करना है खुद से। यहाँ पे देखो, ये जो रिवेंज है ये कभी एक बार स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए जब तक तुम अपने लिए सब कुछ देने के लिए काबिल ना हो तो। और मैं तुम्हारे पूरे पास्ट 1 साल से तुमको हर दिन देख रहा हूँ, भले ही तुम कितने ज्यादा पैथेटिक और होपलेस टैलेंट है तुम्हारे पास, इसको तुमको भी पहचान लेना चाहिए। मगर इन सब के बावजूद जो तुम्हारा ऑब्सेशन है स्वॉर्ड के साथ, वो एक भी दिन कम नहीं हुआ और कभी भी एक मोमेंट के लिए भी तुम्हारी विल नहीं टूटी। यहाँ पे तुमने मेरे से पूछा कि आज ही मैं क्यों तुम्हारे सामने अपीयर हुआ हूँ। इसका जो आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि जो तुम्हारी आंखों के अंदर नफरत है वो सबसे ज्यादा गहराई में पहुंच चुकी है, और इसके साथ ही साथ जो मेरा पेशेंस है वो भी अपने लिमिट में पहुंच चुका है। और जो मेरा मर्डर इंटेंट है वो उस एक आदमी को फाड़ के रख देना चाहता है जिसने मेरे पूरे डिसेंडेंट्स को मार दिया, और इस जगह के लोगों को भी। पूरे इस कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में यहाँ पे एक फैक्ट है जिसको कभी भी लोग जुटला नहीं पाए हैं, वो ये है कि एक स्वॉर्ड मास्टर ही दूसरे स्वॉर्ड मास्टर को मार सकता है। यहाँ पे तुम भी जानते हो ये चीज, इसी कारण से तुम अपनी तलवार रोज चलाते हो। तुम्हारे अंदर रिवेंज की बहुत ही ज्यादा आग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर तुम पूरी जिंदगी भर भी ट्रेन करोगे तो उसके लेवल पे नहीं रीच कर पाओगे, क्योंकि जो एक स्वॉर्ड मास्टर वो एक ट्रांसेंडेंट एग्जिस्टेंस है जो कि पूरे इंसानियत के लिमिट के बाहर रहता है, और उस लेवल की स्किल को एक जीनियस भी नहीं पा सकता है। और स्वॉर्ड मास्टर के बीच में भी वो जो आदमी था वो उन सबके ऊपर खड़ा है और अलग ही लेवल में। और मेरे टाइम में जो वॉर का समय था उस समय पे भी ऐसे बहुत कम वॉरियर थे उस जैसी स्किल लेके, और यहाँ पे इस जनरेशन के अंदर कोई भी नहीं मार सकता उसको। और एक साथ समय गुजरा और जैसे समय कटेगा वो आदमी और भी ज्यादा ग्रेटर बनता जाएगा। जो सब सुनने के बाद अरहान अपने मन के अंदर ही सोचता है, मैं यहाँ पे जानता हूँ कि हम दोनों के बीच में कितना बड़ा गैप है, मगर यहाँ पे तुम कह रहे हो कि ये मुश्किल नहीं, मेरे लिए नामुमकिन है, तो मेरे को केवल उस आदमी को केवल खड़े होकर देखना पड़ेगा जिस आदमी ने मेरे सामने मेरा सब कुछ छीन लिया और बन गया एक हीरो। मैं फिर से एक पावरलेस बन चुका हूँ, मगर अभी और इसी समय से एक चीज डिफरेंट रहेगी, और वो इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ जिससे तुम बन सको स्ट्रॉन्ग और उससे भी ज्यादा शार्प ब्लेड, और एक मेंबर कैरवेन के बल्दी तुम उसको जज कर सको उस मर्डरर को। यहाँ पे केवल एक ही रास्ता है
जो कि करहान ले सकता है। तुम मेरी तलवार को खा लो, डिसेंडेंट ऑफ स्टील ब्लड। और वो जाता है एक भट्टी के अंदर और उस पूरी स्वॉर्ड को एकदम गर्म करता है और वो बोलता है जो करहान ब्लड लाइन है वो इंसानों और डॉर्फ की ब्लड लाइन से मिक्स होकर बना है। और उसकी पेल आंखों से वही स्वॉर्ड को देख रहा होता है वो, और उसका एंसेस्टर बताता है ये सब शुरू हुआ था एक हाफ डॉर्फ से, और यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल ट्रेड है डॉर्फ की वो अपीयर नहीं होगी, मगर इसकी जो ब्लड लाइन के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि पास डाउन की जाती है डिसेंडेंट द्वारा। और जो एबिलिटी उसकी पावर है स्वॉर्ड को कंज्यूम करने वाली, जिसके कारण से वो सारी स्किल तुम याद कर सकते हो जो उस बिल्डर ने कभी यूज की थी उस स्वॉर्ड पकड़ के। यही एक कारण है जिसके कारण करहान फैमिली इतने ज्यादा स्वॉर्ड मास्टर को प्रोड्यूस की जनरेशन बाय जनरेशन। और जो सोर्स ऑफ पावर है हमको इतना ज्यादा ग्रेट फैमिली बनाती है वो है इनहेरिट करना पावर को केवल स्वॉर्ड खाने के बाद। यहाँ पे पूरी तरीके से लोग जानते हैं कि जो डॉर्व हैं वो दोस्त हैं लोहे के और आग के, मगर आज के पहले मैंने कभी ऐसी एबिलिटी को नहीं सुना है। ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है और पागलपन वाली, और ये जो स्टोरी है वो मेरे को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। मगर इन सब के बावजूद जो भरोसा है वो केवल रिजल्ट के ऊपर ही प्रूफ किया जा सकता है। यहाँ पे मेरे पास किसी प्रकार की लग्जरी नहीं है, और अपने एंसेस्टर की तरफ देखते ही कहता है उसको यहाँ पे बताओ इस शॉर्ट को कैसे कंज्यूम करूं। जो सुनने के बाद उसका फैमिली एल्डर कहता है इसकी जो मेथड है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुमको ये शॉर्ट को इतना हीट करना है जब तक वो एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, और उसके बाद उसको खा लो। जो सेम प्रोसेस अरहान करता भी है, और उस शॉर्ट को कंज्यूम करते हुए अपने मन के अंदर ही सोचता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नाइटमेयर के अंदर फंस चुका हूँ और मैं पागल हो रहा हूँ धीरे धीरे करके। मैं भले ही एक बेफालतू को गोल को पीछा कर रहा हूँ, मगर इसके बावजूद अगर इसमें 1% भी चांस है तो मैं ये करूंगा। और वो शॉर्ट खाने लगता है एकदम पागलों के जैसे, जिसके कारण से उसका पूरा माउथ, उसके हाथ जल रहे होते हैं और वो खुद फायर में रहता है और चिल्ला रहा होता है जोर जोर से दर्द में। और वही शॉर्ट आधी खत्म होने के बाद जमीन में गिरती है, और उसके बाद अरहान अपना गला पकड़ लेता है और जमीन में गिर जाता है चिल्लाते हुए। और वो याद करता है अपनी वही बदले वाली आंखों से कैसे उसके आंखों के सामने उसके सभी लोग मारे गए थे। वो सब कुछ एक एक करके याद कर रहा होता है, और फिर से उसी शॉर्ट को पकड़ के खाने लगता है एकदम पागलों की तरह, और कहता है मैं एक बन के रहूंगा, भले इसके रिजल्ट के रूप में मेरी जिंदगी चली जाए फिर भी मैं एक बन के रहूंगा। मैं एक स्वॉर्ड मास्टर बनूंगा उसको मारने के लिए। और तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अरहान उठते हुए चिल्लाता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? मैं यहाँ पे केवल जिंदा नहीं, बिल्कुल मेरे ऊपर पूरे एक भी स्क्रैच तक नहीं है। इसके बावजूद मैंने उस शॉर्ट को पूरा गर्म होने के बाद खाया। मुझे लगा जो कल का दिन था वो मेरे लिए एक सपना था, मगर अब देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये पूरा सच्चाई थी, और इसके साथ मेरे पास कोई कारण नहीं कि मैं ये स्वॉर्ड का हैंडल बस पकड़े रहूं। और तभी उसके मन के अंदर ही कोई बोलता है तुम्हारे जैसे कोई आदमी जिसके पास इतनी ज्यादा खराब बॉडी हो मगर इसके बावजूद तो तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी वो थोड़ा डिसेंट है। यहाँ पे तुम्हारे एंसेस्टर्स भी बहुत सारे हार मान गए थे क्योंकि वो लोग हैंडल नहीं कर पा रहे थे बर्निंग फ्लेम को। तुमने मेरी कहानियों के ऊपर भरोसा किया, और यहाँ पे जो तुम्हारे फादर तुमको कहानी सुनाया करते थे वो सब सच है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे तुम्हारा कोई भ्रम नहीं हूँ। और वो उसको रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है मैं अरहान कारवेन हूँ, आप मेरी ग्रीटिंग स्वीकार करे फाउंडर। तुम मेरे को बुलाओ मास्टर यंग डिसेंडेंट, क्योंकि आज से पहले जितने लोग मेरी टेक्निक को रिसीव किए वो सब मेरे को यही बुलाया करते थे। जो सुनने के बाद अरहान कहता है यस मास्टर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि और अब मैंने इनहेरिट कर लिया आपकी ग्रेट पावर को, जैसे आपने लास्ट रात को कहा था कि मैं पावर को ऑब्टेन कर सकता हूँ केवल इस शॉर्ट को कंज्यूम करने के बाद। मगर इन सब के बावजूद यहाँ पे मेरी बॉडी के अंदर एक भी चेंजेस फील नहीं हो रहे हैं। जो सुनने के बाद उसका मास्टर कहता है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल तुम ही प्रॉब्लम हो। आपके कहने का मतलब क्या है? नॉर्मली यहाँ पे कोई आदमी स्वॉर्ड को कंज्यूम करने के बाद तुरंत से स्वॉर्ड मास्टर बन जाता है, मगर मुझे अब ऐसा लगता है कि जो मेरी ब्लड लाइन थी वो धीरे धीरे करके जनरेशन बाई जनरेशन वो कम होती गई। मगर इन सब के बावजूद तुम्हारे पास एबिलिटी है स्वॉर्ड को खाने वाली, मगर इसके बावजूद जो पावर है वो धीरे धीरे कमजोर होने की लगी। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो जो तुम्हारे करंट स्टेटस है उसमें ये पूरी तरीके से नामुमकिन है कि तुम मेरे स्वॉर्ड को प्रोसेस कर सको। जो सुनने के बाद अरहान पूरी तरीके से कंफ्यूज और स्पीचलेस और खड़े होते हुए कहता है चलिए मैं देख सकता हूँ, अगर यहाँ पे ऐसा आप कह रहे हैं तो ये जरूर से सच ही होगा। क्या तुमको बस यहाँ पे इतना ही कहना है? जो सुनने के बाद अरहान कहता है मैं यहाँ पहले से ही जानता हूँ अपनी बॉडी की लिमिटेशन को, भले ही जिसका जो रिजल्ट है वो डिसअपॉइंटिंग है, मगर यहाँ पे जो दूसरा पाथ है वो अभी भी बचा हुआ है। क्या दूसरा रास्ता? यहाँ पे भी आपने खुद कहा था यहाँ पे नामुमकिन है मेरे करंट स्टेटस को लेके, तो उसका ये मतलब है किसी दिन मैं आपकी पावर को अवेकन कर सकता हूँ। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे को यहाँ पे बस खाना चाहिए करंट कैपेबिलिटी को सूट करे। यहाँ पे जो तुम्हारी सोच है वो पहले से स्वॉर्ड मास्टर के लेवल में पहुंच चुकी है। यहाँ पे तुम उन जगह पे जाओ जहाँ पे बैटल हुआ करती थी, वहाँ पे तुमको मिलेंगे पुराने वेपन्स, और मैं यहाँ पे वो हूँ जो वो सब सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे ये कितना ज्यादा ग्लोरियस एटमॉस्फेयर है, जो डार्क मेजेस है उसको ये जगह पक्का से पसंद आएगी। और तभी
तभी अरहान बताता है यहाँ पे जितना भी इस्लाम का कचरा है वो यहीं पे आता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा खराब मटेरियल से लेके जो वेपन्स यूज नहीं होते वो भी। यहाँ पे इससे अच्छी जगह कहीं नहीं हो सकती जहाँ हम ये शॉर्ट्स ढूंढ सकते हैं जो खराब हो चुकी है। जो सुनने वाला उसी का मास्टर कहता यहाँ पे ये एक अच्छी स्टार्ट है। मुझको यहाँ पे ये याद है मैं हमेशा से ऐसे शॉर्ट को खाता था जो ब्लड में लथपथ रहे और कहीं भी वंडरिंग पड़ी रहे। यहाँ पे ये जो शॉर्ट पड़ी है वो सब फॉलन वॉरियर की है और साथ में एक्स भी। यहाँ पे ये स्पेल्स भी पड़े हैं टूटे हुए और मैंने सब कुछ खाया, लगातार खाया, और जिससे मैं ताकतवर होते गया ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। मगर किसी कारण से ये जगह मेरे को उसी टाइम की याद दिला रही है जहाँ पे मैंने लड़ा, तोड़ा और प्रोटेक्ट की लाइफ्स, और यहाँ पे बहुत लोग मरे और कुछ अगले दिन तक पहुंच पाए। उस समय की जो बैटल फील्ड थी वो एक प्रकार का स्ट्रगल था जो काउंटलेस जिंदगियों के बीच में चलता था, जो किसी मकसद के बिना ही लड़ा करते थे। मगर इन सब के बावजूद वहाँ पे कोई एक आदमी बच जाता था और वो जो सिंगल पर्सन रहता था वही बनता था ब्रिलियंट लाइट। मैंने ढूंढ लिया, जाओ उसको उठाओ यंग डिसाइपल। वो एक ऐसी शॉट है जिसको तुमको खाना ही चाहिए और जो तुम्हारी सेकंड शॉट होगी। और टाइम स्किप होता है, 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। चलो ये ठीक होगा, अभी यहाँ पे एक भी नहीं बची है और इस पूरी जगह पे एक भी आदमी की मैं सोल भी प्रेजेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जिनमें से कोई कहता है यहाँ पे तुम सोच रहे हो कोई माइनर बायो लैब को यूज कर रहा है डार्क मेज की, यहाँ पे तुम क्या बकवास कर रहे हो। अगर ऐसी बात होती तो हम लोग उसी समय मर जाते जब हम लोग यहाँ पे अंदर आए होते। इस जगह को देखने के बाद ऐसा लगता है कोई फॉलन नोबल यहाँ पे छुपा बैठा है। मैं यहाँ पे चारों तरफ सूंघ पा रहा हूँ हाई माइटी सेंट को। और तभी से उनमें से एक पर्सन कहता है चलो अब हम लोग का लक हमारे साथ आ चुका है, ये जो काम होगा हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। यहाँ पे तो एक भी केयर टेकर भी नहीं है। जरा देखो तो यहाँ पे लगता है कोई नोबल डॉटर रहती है। यहाँ पे पूरी जगह वुमेन्स के क्लॉथ पड़े हैं वो भी अच्छे से। और तभी उनमें से कोई पर्सन कहता है क्या सही कह रहे हो तुम। उसी कपड़े को सुनते हुए कहता है इसका जो सेंट है वो भी डिफरेंट है और फ्रेश है। और तभी वो टकला हंसते हुए कहता है अगर हम लोग अपने कार्ड सही से चले तो हम लोग किसी और प्रकार के भी मजे ले सकते हैं। तुम यहाँ पे ये मेरे को दो, मेरे को भी कुछ सेंट सूंघना है नोबल लेडी का। यहाँ पे जरूर से कोई तस्वीर तो टगी होनी चाहिए, देखते हैं क्या कोई नोबल लेडी की है कि नहीं। और तभी उनके बीच में कोई चिल्लाता है रुको, वो चीजें मेरे मदर को पसंद थी। यहाँ पे उनको सही में बहुत ज्यादा नफरत थी अगर कोई वहाँ पे मेस करे तो तुम उस चीज को शांति से वहाँ पे रख दो और बात करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद वही सारे लोग एकदम स्पीचलेस। और उन्हीं में से एक पर्सन कहता है यहाँ पे ये ब्रैड कौन है, क्या ये ओनर का बेटा है। और तभी टकला आदमी बोलता है अरे यार यहाँ पे लड़की नहीं है, टकले की ठरक देख रहे हो। और तभी अरहान पूछता है हमसे पीछे से क्या तुम लोग यहाँ पे खाना ढूंढ रहे हो या फिर रहने की जगह। अगर तुमको इनमें से कुछ चाहिए तो केवल तुम कह दो, अगर यहाँ पे ऐसी कोई बात हुई तो मैं शांति से सुनूंगा और तुमको रहने दूंगा। सुनने के बाद वही टकला पर्सन कहता है यहाँ पे ये ब्रैड क्या बोले जा रहा है उतनी देर से, क्या इसने अपना दिमाग खो चुका है। सही में इन नोबलों के अंदर एक भी डर का जगह नहीं है, तुमको यहाँ पे छुपे रहना चाहिए था जब तक हम लोग यहाँ थे। जो सुनने के बाद अरहान थोड़ा पछताता है और आंख बंद कर लेता है। और वही टकला बोलता है कि अगर तुमको सही में यहाँ पे इतना ज्यादा जल्दी है मरने की तो। और तभी अरहान अपनी आंख खोलता है और उसकी आंख में एकदम बदले की आग दिख रही थी। और तभी उसके टकले के पेट में एक चीज स्टेप कर देता है और कहता है लगता है तुम यहाँ पे अनइनवाइटेड गेस्ट हो, यहाँ पे तुम विजिटर हो ही नहीं सकते। और तभी थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है और एक भट्टी का सीन, उसी के सामने अरहान और उसके मास्टर खड़े रहते हैं। और तभी अरहान बोलता है मास्टर क्या ये वो सोड है जिसको मेरे को सही में खाना चाहिए। इसको देखने पे ऐसा लगता है कि ये एक निडल है शॉर्ट से, अगर मैं इससे कुछ काटने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि टूट जाएगी। इसके बाद उसी का मास्टर कहता है ये तो नेचर है इसका, यहाँ पे ये पहली ऐसी शॉर्ट थी जिसको काटने के लिए नहीं बनाया गया था, ना ही कुछ तोड़ने के लिए। इस वेपन को बनाया गया था केवल सिंगल पर्पस के लिए और वो था एनिमी के वाइटल पॉइंट्स को अटैक करने के लिए। और वो एक डिसाइसिव मूवमेंट के लिए शॉर्ट बनाई गई थी जो है थ्रस्ट। जो सुनने के बाद अरहान अपने मन के अंदर ही कहते हैं क्या केवल थ्रस्ट के लिए बनाई गई थी। अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो ये बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होगी, जरा उसको एक बार अच्छे से देखो, उससे ज्यादा अच्छा स्पेयर नहीं होगा यंग डिसाइपल। यहाँ पे तुम गलत सोच रहे हो, मगर इन सब के बावजूद जो तुम्हारी वीक बॉडी है उन सब के हिसाब से ये भी कुछ काम की नहीं आएगी। बस तुम यहाँ पे ये जान जाओ इस शॉर्ट के ओनर के मरने से पहले उसने इसकी मदद से लगभग 2000 एनिमी को मारे थे खुद से। और इन सब के बावजूद उसकी बॉडी वुमेन की थी जो तुम्हारी बॉडी से भी ज्यादा कमजोर थी। तो कुछ शॉर्ट को रिस्पेक्ट दिखाओ और इसको खा जाओ। इसका जो वजन है वो स्टील से भी ज्यादा हल्का है, मगर जो इसका बर्डन वो और भी ज्यादा हैवियर है। इसको तुम खाओ अपनी लाइफ को लाइन में रखते और उसके बाद तुम इनहेरिट कर लोगे उस वुमेन की मेमोरीज को। इसके बाद तुमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे ये बच्चा जो लास्ट चीज याद रखा मैनर के अंदर वो था फ्लेम्स। और इसी शॉर्ट मास्टर की मेमोरीज दिखाई जाती है। मार क्या तुम उठ चुकी हो। जब एक आधी जली हुई लड़की ने अपनी आंखें खोली उसके लिए सारी दुनिया बदल चुकी थी। उसके पेरेंट्स की जो बॉडी थी उसको पहचाना भी नहीं जा सकता था और पूरी तरीके से ऐस बन गई थी उस फायर के अंदर।
अंदर, और सबके बावजूद वो केवल वहाँ पे सरवाइव ही कर पाई थी। और उस बच्चे ने धीरे से कहा, मैं भी काश उनके साथ मर जाती। वहाँ पे उस पल उसने अपना सब कुछ खो दिया था, और इन सब के बाद वो बच्ची एक ऑर्फन बन के रह गई। और उस दिन उसको रियलाइज हुआ जो ऑर्फन वर्शिप करते हैं गॉड ऑफ फायर को, और फायर को देखते हैं सेल्वेशन के रूप में। जिसके बाद वो बच्ची फिर से एक बार अंधकार की गहराइयों में चली गई, और वो याद करती कैसे उस फायर के द्वारा उसका सब कुछ खो गया, और एक ऐसी जगह के अंदर आ गई जहाँ पे फायर को सेल्वेशन के रूप में देखा जाता है। और वो अभी भी फ्लेम्स का पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। और उस दिन ये सारी चीजें फॉलो की जा रही थी उस प्लेस में, एक पीसफुल हीरोइक इंसिडेंट्स को। और तभी उसके बगल में एक पर्सन कहता है, यहाँ पे इसके फेस के साथ क्या दिक्कत है। और तभी दूसरा बच्चा कहता है, मैंने सुना कि ये गॉडेस द्वारा कर्स मिला है इसको, तो इसके जो फेस में मार्क्स है वो एक कर्स है, इसलिए मैं सोच रही थी इतना ज्यादा गंदा क्यों दिख रहा है। यहाँ पे किस तरह की है, ये तो एक मॉन्स्टर है, डिस्गस्टिंग, बहुत ही ज्यादा गंदी दिख रही है ये। जो सब सुनने के बाद वो कहती है, मुझको यहाँ पे मरना है। और उस दिन के बाद वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी ताकि वो मर सके। और उस फायर से भागने के लिए उस दिन से उसको चारों तरफ उन्हीं आंखों से देखा जा रहा था। और फायर जो थी उसके दिल के अंदर वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी जब जब वो अपनी आंखें खोलती थी। और जब तक वो दिन नहीं आया, उसने एक स्वॉर्ड को देखा जो कि बहुत ज्यादा रफ और पतली थी, मगर वो इतना ज्यादा सुंदर थी कि उसको सब कुछ भुलाने की मदद कर दी। और जिस पर्सन की स्वॉर्डमैनशिप देख रही थी उसका नाम था हीगेट, और वो एक ओल्ड स्वॉर्डमैन है जो कि चारों तरफ घूम रहा है, जिसने बहुत दिन तक काम किया था ऑर्फन विलेज में। किसी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मुझसे बात करने की हिम्मत भी नहीं करती, मगर उसकी शॉर्ट स्विंग देखने के बाद मैं रुक नहीं पाई, और मैं उससे पूछती हूँ कि मैं आपके जैसे कैसे बन सकती हूँ मास्टर, मुझको भी यहाँ पे वो सीखना है। और उसने पहला स्टेप रख लिया अपनी जिंदगी जीने के लिए। और जो सुनने के बाद वो पर्सन कहता है, क्या ये सारी चीजें तुमको मदद करेंगी मारे, और खासकर ये सारी चीजें तुम जैसे लड़कियों के लिए नहीं बनाई गई। इस जैसे ब्लेड तुमको केवल जख्म देगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तो तुम वापस से चली जाओ। जो सुनने के बाद मारे कहती है, अगर मैं केवल इसको सीख लेती हूँ तो मैं फिर से कभी नहीं डरूंगी इस तरह किसी भी फायर से इस दुनिया के। जो सुनने के बाद वो पर्सन भी एकदम स्पीचलेस रहता है, और उसको अपने रूम के अंदर ले जाता है और बोलता है, यहाँ से कुछ भी एक उठा लो, अगर तुम इसको चला लेती हो तो मैं तुमको सिखाऊंगा। जो सुनने के बाद वो थोड़ी देर एक जगह पे शांत खड़ी रहती है और कहती है, क्या मेरे को इसको बस चलाना है। जो सुनने के बाद वही ओल्ड मैन कहता है, मैंने अभी क्या कहा इसके अलावा। और वो एक स्वॉर्ड उठाती हुई कहती है, मैं जब तक फाइट बैक कर सकती हूँ तो। और वो एक नीडल टाइप ब्लेड को उठा लेती है, मैं यहाँ पे वो सब करूंगी जो भी इसके लिए लगेगा। और वही था मेरा फर्स्ट ट्रस्ट। और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, और वो एक पर्सन को स्टैप करने के बाद कहता है, तो तुम यहाँ पे पहली बार तो अनइनवाइटेड थे, और तुमने यहाँ पे विजिट करने भी नहीं आए। और वो जमीन पे गिर जाता है वही टकला आदमी, जो देख के उसके पार्टी मेंबर्स थोड़े शॉक लग रहे होते हैं। जो सब देखने के बाद एक कहता है, यहाँ पे ये क्या था, तुम पे यहाँ पे एक बच्चे थे ना। और इधर से अरहान बोलता है, अब मुझे लगता है कि तुमको यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए। और पीछे से उसके मास्टर भी आते हैं, और वो अपने मन के अंदर ही कहते हैं कि पूरे 1 महीने से मैं इसको केवल एक ही चीज सिखा रहा हूँ, वो था फिजिकल ट्रेनिंग, जो कि इसके डेली रूटीन में था। और उसको ट्रेन करना रहता था 1 घंटे लंबी रनिंग के बाद। और मैंने उसको अभी तक एक भी सिंगल शॉट तरीका नहीं सिखाया है। मगर यहाँ पे एक फैक्ट की बात ये भी है कि वो इतना ज्यादा अच्छे थ्रस्ट को कर पा रहा है बिना सीखे, तो इसका केवल एक ही मतलब है, यहाँ पे जो मेरी डिजाइन है वो पूरी तरीके से फ्लॉलेस है। तो अब तुम मेरे को दिखाओ यंग डिसाइपल अपना फर्स्ट स्टेप एक कार्वेन के रूप में। और वो शॉट लेके खड़ा रहता है एक जगह पे, ठीक उसी जगह पे जहाँ पे उसको भाले से छेड़ा गया था। वही एक परफेक्ट रेंज थी उसको मारने के लिए। उसके लंग्स में एक मेरे जैसे पर्सन जिसने आज से पहले कभी ट्रेनिंग नहीं की है एक डुअल के लिए पूरी हिस्ट्री में अपने, यहाँ पे इसका कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा एक्यूरेट थ्रस्ट कैसे मार पाया हूँ। मगर इसके बावजूद जो इसका एक्सप्लेनेशन है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि जो प्रीवियस ओनर है इस निडल का, उसके साथ मैंने 1 महीने ट्रेनिंग की। यहाँ पे मेरे पास मेमोरी है मारी की उस दिन से, वहाँ वो मेरी बन गई साइलेंट इंस्ट्रक्टर। और ये सारी बातें शुरू हो चुकी हैं, वो फ्लैशबैक है उसका। वहाँ पे उसने मेरे को सिखाया कैसे मैं अपना मेंटेन कर सकती हूँ वेट, और मेंटेन कर सकती हूँ अपनी रिदम। मगर उसकी जो सिखाने की टोन थी वो बहुत ज्यादा कोल्ड थी। यहाँ पे इसकी जो स्किल थी वो किसी एकेडमी के अंदर नहीं सिखाई जाती। हीगेट की जो स्वॉर्डमैनशिप है वो फैली हुई है एक रूमर की तरह, एक लॉलेस स्पिरिट के नाम से। इन सब को प्रोसेस करने के लिए उसकी रॉ पावर ही काफी होगी। एक छोटी सी लड़की जो कि अपनी पूरी जिंदगी शैडो में गुजारी है एक फियर से, यहाँ सही में ये बहुत ही ज्यादा एडमरेबल है। और यहाँ पे जो हीगल का रास्ता है शॉट चलाने का, और तभी पूरा 1 साल बीत चुका जाता है। और उसी से हीगल कहता है, मारी अब समय आ चुका है जब तुम ये दीवार को छोड़ के जाओ बाहर। जब वो समय आ जाएगा तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम जाओ इस पूरे दुनिया को घूमो, कितना बड़ा है ये देखो। यहाँ पे ये जो मेरा फाइनल लेसन है जो मैं तुमको देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। जो मेरा सफर था तुम्हारे साथ खत्म हुआ, मैं तुमको सब कुछ ओ करता हूँ, तुम यहाँ पे अच्छे से रेस्ट करना। और उसके बाद उसने फॉलो किया हीगल की फुटस्टेप्स, और उसके बाद मैंने वापस गया ऑर्फन में एक पूरी अननोन जगह पे। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मैंने रेपुटेशन कमाई हो
मर्सनरी के रूप में, मगर ये पूरी तरीके से कुछ और था। या फिर ये शायद तक मेरी प्रेफरेंस थी एक स्लाइड बेड को चुनना नीडल जैसे। और यहाँ पे फैक्ट की बात ये भी थी कि मैं एक लड़की थी जो कि रियरली देखी जाती थी फ्रंट लाइन में। उन्होंने मेरे को टाइटल दिया द स्टेचिंग गैप्सी। और तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और अरान बोलता है जो यहाँ पे फिनोमिना है समन करने का, वो यहाँ पे मना किया गया है बोलने से। यहाँ पे जो उसका लाइफ का एक्सपीरियंस था वो मेरे दिमाग के अंदर बहते हुए आ रहा था और मुझसे कहता है, और उसके सामने पड़ा हुआ वही टकला बोलता है यहाँ पे रुको, एक सेकंड के लिए रुको, क्या तुम मेरे को यहाँ पे बस छोड़ नहीं सकते हो प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और तभी हरान फिर से उसके चेस्ट पे वही निडल घुसेड़ देता है और कहता है अब यहाँ पे ये जॉब खत्म हो चुकी है और यहाँ पे ये पहली टाइम था जब मैंने किसी की लाइफ ली है, मगर इसके बावजूद ये जो फर्स्ट टाइम था वो मेरे को स्ट्रेंज फील कर रहा है और मेरे को यहाँ पे 1% भी गिल्ट नहीं आ रही और ना ही हॉनर हो रहा। यहाँ पे जो मेरे आंखों के सामने सिचुएशन है वही बस मेरे दिमाग पे पूरी तरीके से चल रही है। मैं यहाँ पे एक ओपनिंग इसलिए दूर पाया क्योंकि ये मेरे को एक थ्रेट समझता ही नहीं था, मगर अब मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं 1% भी केयरलेस नहीं हो सकता दोबारा से। अभी तक उनको पक्का रियलाइज हो चुका होगा कि जो ऑड्स है उनके फेवर में है, तो वो लोग इतना ज्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हैं मेरे को स्ट्राइक करने के में, भले उनका नंबर मेरे ज्यादा है। और तभी उसके पीछे से उसका मास्टर कहता है वो लोग तुम्हारे डर के कारण पैरालाइज हो चुके हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें एकदम नेचुरली है, जिस प्रकार की तुमने स्किल्स अभी उनको दिखाई वहाँ पे तुमको उनकी आवाज से डर नहीं समझ आ रहा, एक छोटा सा ही सही, मगर उनकी आंखों में फियर दिख रहा है अपनी जिंदगी के खोने का। और तभी उन ग्रुप में से कोई एक कहता है हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए, और उसका रिप्लाई देते हुए दूसरा कहता है भला मेरे को यहाँ पे ये सब कैसे पता होगा। और तीसरा अपने दांत पीसते हुए कहता है यहाँ पे सही में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है जब तुम्हारा एनिमी तुमसे ज्यादा पावरफुल हो और अचानक से आ जाए। यहाँ पे सही उसका फेस देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल है, भले वो एक बच्चा दिख रहा है उसके बावजूद। तुम एक बुचर हो इनकारनेटी, आई सी, अगर ऐसी ही बात है तो। और वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है अपनी नीली वाली स्वॉर्ड लेके, जो देख के वो तीनों मेंबर एकदम डर जाते हैं। चलो अब मुझको मिल चुकी है एक ओपनिंग, तुम यहाँ मेरे से पीछे रहो नहीं तो मैं तुमको पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। तुम एक ब्रैट हो बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अरहान के ऊपर एक अटैक कर देता है जिसको अरहान पीछे हट के बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और एक ग्लिम्स भरी आंखों से उसको पूरी तरीके से डरा देता है और एक उसी शॉट के और एक थ्रस्ट से उसके गले पे अटैक कर देता है और कहता है हेकेट ने एक बार कहा था भले तुम यहाँ पे पैदा नहीं हुए बहुत ही ज्यादा स्टेमिना और फेम के साथ एक आदमी जैसे, जिसके कारण से तुम अपनी फाइट को ज्यादा देर तक नहीं खींच सकते हो। और तभी तीसरा मेंबर चिल्लाता है बहुत जोर से और उसकी तरफ चार्ज कर देता अपनी स्पेयर से, जिसको अरहान डॉज कर लेता जंप करके और कहता है इसी कारण से तुमको अपने सेकंड या फिर थर्ड एक्सचेंज से, और उसके हाथ में अपनी मिडिल वाली शॉट को चुबा देता है जिससे वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है और चिल्लाता है बहुत जोर से यहाँ पे तुम उनको दिखने मत दो कि तुम क्या लैक करती हो, उसकी जगह तुम अपने गिफ्ट को सार्व करो जो तुम्हारे पास पहले से ही है। और तभी मारी के सामने एक एनिमी आता है उसे अटैक करने के लिए हैवी शॉट से। यहाँ पे जो मेरी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो मेरी एजिलिटी है। सही में तुम्हारा ये जो फॉर्म है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है और इसके साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग भी। और वो उसी आदमी के ऊपर चली जाती है और उसी के ऊपर से उसके ऊपर एक थ्रस्ट अटैक करती है सिर के आर पार। और मैं कभी भी किसी भी एनिमी की थ्रस्ट को धूर सकती हूँ जहाँ पे मेरे को करना है। और उस एनिमी के बाद अरहान के सामने भी एक अपोनेंट बचता है और वो कहता है ये छोटा सा ब्रैट, मैं यहाँ पे जरूर से चीजों को देख रहा हूँ बस नहीं ये एक मॉन्स्टर है, यहाँ पे ये कहाँ से आया है। और तभी रात का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे अरहान एक गड्ढा खन रहा होता है और तभी इसके मास्टर पूछते हैं क्या तुम अपने डाउट्स को अब साइड कर चुके हो, अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत आ गई है कि तुम पूरे दिन तक स्विंग कर सकते हो अपनी स्वॉर्ड बिना किसी परेशानी के, तो तुम्हारे लिए 4 अनट्रेन थक्स कुछ भी नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब है ऐसे ही तो कार्बन स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और तभी अरहान बोलता है यहाँ पे जो अभी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्बैट हुआ था यहाँ पे जो मास्टर ने कहा था वो सारी चीजें सच है। मेरी बॉडी का फ्लेक्सिबल बनना एक डांसर जैसे, और साथ में मेरी मेमोरी भी रिएक्ट कर रही है स्वॉर्ड की मेमोरी से। और जिसके बाद जो मरिया की मेमोरी थी वो मेरी बन चुकी है। और इसके बाद अब मेरे को तो बहुत समझ आने लगा है वो किस प्रकार का बर्डन लेके अपने दिल के अंदर पूरी दुनिया से लड़ी थी। क्या यही एक पावर है जहाँ पे तुम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे तभी अपने अपोनेंट को समझोगे, ऐसा कुछ ही तो मास्टर ने कहा था। यहाँ पे जो डाइजेशन की पावर है। और तभी उसके मास्टर कहते हैं मेरे यंग डिसेंडेंट मैं तुमसे जो जो कहा उनमें से एक शब्द भी झूठ नहीं था, और इस बात से मैं गारंटी दे सकता हूँ जो तुम्हारे के आगे के दिन होंगे वो एक एगनी में भरे हुए होंगे और तुमको बहुत सारी हार्डमैनशिप के साथ गुजरना होगा जो कि मौत से भी ज्यादा बदतर होंगी एक ऐसे समय में जहाँ पर तुमको आज की मेहनत एक ब्लेसिंग लगेगी। इन सब के बावजूद क्या तुम इस रास्ते पे चलोगे। जो सुनने के बाद अरहान कहता है अगर मैं सिर्फ कार्लोस के थ्रोट पे अपनी ब्लेड रख सकता हूँ तो यहाँ पे मैटर नहीं करता कि रास्ता क्या होगा, मैं हमेशा आगे चलूंगा मास्टर। और तभी सीन से
लिफ्ट होता है और अरहान कहता है मास्टर क्या ये जो रास्ता था वो सही है, और वो एक माउंटेन की क्लिफ को क्लाइम कर रहा होता है, क्या सही में? और उधर से उसके मास्टर कहते हैं जो तुम्हारे कल रात की ग्रिड थी वो कहाँ गई? और यहाँ पे तुम्हारे दिमाग के अंदर वापस से डाउट आ रहे हैं। मुझे लगा था कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो कभी ना हारने वाली है, बस नहीं तुम हमेशा से ऐसे ही थे बचपन से। मुझको तुमको ये सारी चीजें किसी पॉइंट में बताना था, मगर मैं तुम्हारी क्यूरियोसिटी को पहले मिटाता हूँ। यहाँ पे जो स्वॉर्डमैन का पाथ है वो 5 स्टेजेस में डिवाइड है। स्वॉर्ड बिगिनर, जिसको तुम लोग एक एंट्री पॉइंट भी बोल सकते हो स्वॉर्डमैन की वर्ल्ड के में। ये रिलम उन लोगों के द्वारा पाया जा सकता है जिनके पास मार्शल आर्ट का टैलेंट है और स्वॉर्ड वॉकर का। और स्वॉर्ड रनर उनको कहते हैं जो अपने आप को स्टेब्लिश किए हैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल के रूप में बैटलफील्ड के अंदर। और स्वॉर्ड एक्सपर्ट, एक ऐसा हीरो जो अकेले ही पूरे वॉर का टाई बदल सकता है और जो इन सब के ऊपर रीच कर सकता है। उनको बुलाया जाता है गॉड का राइवल, एक ऐसा रिलम स्वॉर्ड के दिल का, उसको बोलते हैं स्वॉर्ड मास्टर। यहाँ पे मेरे को आंसर दो यंग डिसेंडेंट, तुमको क्या लगता है कि अभी इन सब के बीच में तुम कहाँ पे होगे? जो सुनने पर अरहान कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अलग ही आंसर चाहिए, मगर मैं यहाँ पे जानता हूँ अपना खुद का लेवल। और तभी सीन शिफ्ट होता और बताया जाता है हमको यहाँ पे रिक्वेस्ट है एक स्वॉर्ड मास्टर के लिए जो है माना मैनिपुलेशन, और वो लोग इसको हैंडल करने के लिए अपने हार्ट के अंदर स्टोर करते हैं और इसके बाद वो लोग बनाते हैं एक फॉर्मेशन माना हार्ट के रूप में। अगर बात करें अभी तक मैंने माना हार्ट को फॉर्म नहीं किया है तो मैं अपने आप को एक बिगिनर भी नहीं बुला सकता हूँ। जो सुनने के बाद उसे एक मास्टर कहते हैं यहाँ पे तुम बहुत सारी चीजों पे बहुत अच्छे से गौर करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर इसके बावजूद तुम एक एमेचर हो एमेचर्स के बीच में जो अभी तक इंटर भी नहीं किया स्वॉर्ड के थ्रेशोल्ड तक। ये जो इंटेंस ट्रेनिंग है ये तुम जैसे लोग को भी बिगनर के रूप में पहुंचा देगी और तुमको इसके बाद माना हार्ट क्रिएट करने के लिए। जो सब सुनने के बाद अरहान कहता है अरे जरा यहाँ पे सुनो तो, यहाँ पे तुम कह रहे हो मेरे से कि इतना ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ केवल मैं माना हार्ट फॉर्म करने के लिए, बस इस समय में एक ऐसी जगह पे जहाँ मैं सही में मर सकता हूँ एक गलत चाल से। मैं यहाँ पे नहीं जानता कि आपके टाइम पे क्या हुआ करता था मास्टर, मगर आज के समय में कोई एक पर्सन माना हार्ट को क्रिएट कर सकता है केवल एल्कोमी पोशन लेने के बाद, या फिर एक वॉकर क्लास नाइट अपना माना इंजेक्ट कर दे उसके सेंसेस को खोलने के लिए। यहाँ पे जो नेवल लेडीज है वो सेल्फ डिफेंस के लिए स्वॉर्डमैन सीखी हैं, उनके पास भी माना हार्ट है। यहाँ पे हमको इजी पाथ चुनना चाहिए मगर उसकी जगह हम लोग ये मेथड चुन रहे हैं। मैं सही में ये सब चीजों को नहीं समझ पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद उसके मास्टर कहते हैं सही में जैसे तुमने कहा यहाँ पे माना हार्ट फॉर्म करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई कारण नहीं है कि तुम अपना माना हार्ट नहीं बना सकते कॉमन मेथड फॉलो करते हुए, मगर इन सब के बावजूद जो तुम्हारे अंदर पावर है डॉर्क ब्लड लाइन की वो ऐसी नॉर्मल पावर को नहीं चाहेंगे और एक ऐसी खराब वेसल को। यहाँ पे नामुमकिन है कि कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन उस रिलम को कोई नॉर्मल हार्ट के साथ रीच कर सकता है। यहाँ पे जिसकी तुम बात कर रहे हो वो केवल इंसानों का रिलम है। अगर तुम सही में चाहते हो स्वॉर्ड मास्टर के पाथ में चलने के लिए यहाँ पे तुमको हमेशा एक चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए, यहाँ पे वो सारी चीजें तुमको और ये सारे सीक्रेट्स तुमको कोई भी नहीं बताएगा। इस दुनिया के अंदर एक हार्ट ऑफ स्टील, यहाँ पे केवल एक ही ऐसा रास्ता तुम उसको बना सकते हो और ये है कि तुम अपनी मौत को अपने आंखों के सामने देखो जब तक कि तुम्हारी बॉडी खुद से माना हार्ट को ना चाहे। यहाँ पे मेरे यंग डिसेंडेंट्स के बीच में कुछ ही ये चीजें मैनेज कर पाए हैं इस तरह की ट्रेनिंग के बाद, तो समझ जाओ ये कितनी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होगी। मगर इन सब के बावजूद जो ट्रेनिंग को ओवरकम कर लिए वो सब बन पाए हैं स्वॉर्ड मास्टर्स। यहाँ पर तुम्हारे बारे में क्या है यंग डिसेंडेंट, क्या तुमको थोड़ा मोटिवेटेड लग रहा है? जो सुनने के बाद अरहान कहता है ये मेरे लिए मोर देन इनफ होगा मेरे डिसेंडेंट। मेरे को यहाँ पे पसंद नहीं है कोई झूठ बोले जब शॉर्ट्स के बारे में बात की जाए तो। यहाँ पे जो तुम माना हार्ट अचीव करोगे वो पूरी तरीके से डिफरेंट होगा जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है उनसे। और तभी एक ईस्ट साइड के विलेज का सीन दिखाया जाता है वेडरन रीजन के कैंप बॉल। क्या तुमने यहाँ पे रूमर सुने एक विलेज के बारे में जिसका नाम है कार्वेन? यहाँ से जो वेस्ट साइड पे है उस विलेज के अंदर कोई एक पर्सन भी नहीं पाया जाता 1 साल पहले से, और वो बहुत ही ज्यादा ग्लूमी नेबरहुड है। यहाँ पे ये जो रूमर्स है अचानक से फैलने लगे कि उस वेस्टर्न विलेज के अंदर कोई रहता है, वो क्या है यहाँ पे मुझको कैसे पता होगा? लेकिन इन सब के बावजूद वो जरूर से डेंजरस एंटिटी होगी। अगर देखा जाए वहाँ पे जितने थक्स गए हैं वो पूरी तरीके से मारे गए एकदम ब्रूटली स्लॉटर्ड। यहाँ पे रूमर्स ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को देखा है उस जगह पे, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि जो वॉल लॉक्स है वहाँ पे मैजिक का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये सारी चीजें उस जगह के बारे में कही जा रही हैं, मगर इन सब के बावजूद वो सभी एक कंक्लूजन में पहुंचे कि तुम लोग उस विलेज के अंदर एंटर भी मत करना वरना तुम सब मारे जाओगे। और तभी वो पर्सन ये बात सुनने के बाद एकदम शांत होता है और अपनी ग्लास नीचे रखते हुए कहता है एक ऐसा विलेज जहाँ तुम एंटर करते ही मर जाओ। और वो अपना मुंह पोंछता है और कहता है वो एक अच्छी जगह होगी जाने के लिए। और उसी दिन से मैं उस क्लिफ्ट में होल्ड करता था अपने लेफ्ट की हैंड की मदद से, और मैंने बहुत सारे अनवांटेड गेस्ट को मेंशन के अंदर से हराया है जो मेरी ही एज के थे या फिर मेरे से बड़े। और उस दिन भी जिसमें पूरी तरीके से थक चुका था। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, ये जो इतना ज्यादा टेरिबल मसल पेन है और फिजिकल
ट्रेनिंग। उन दिन भी जब मैं अपना हाथ भी उठाने के लिए थक रहा था, मैं अपना 100% देना चाहता था, बिना एक भी दिन मिस किए हुए, अपनी पूरी हिम्मत के साथ। और ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत गया। अगर आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मैंने माना हार्ट बनाया कि नहीं, तो ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग के बावजूद, मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं बना पाया। मगर इन सब के बावजूद मेरे अंदर चेंजेस दिखने लगे एकदम साफ साफ। और तभी अगले सीन में एक चैन दिखाई जाती है जो कि अरहान के फेस की तरफ आ रही होती है, जिसको देखते हुए कहता है यहाँ पे किस प्रकार की चैन है, और उसको अपनी शॉर्ट की मदद से ब्लॉक करता है और उसकी तरफ चार्ज करते हुए कहता है यहाँ पे जो मेरे सेंसेस है बहुत ही ज्यादा शार्प हो चुके हैं। और वो पर्सन उधर से वही चैन देख रहा होता है अरहान की तरफ लगातार, जिसको देखते हुए अरहान कहता है यहाँ पे मेरे 5 सेंसेस बस शार्प नहीं हुए हैं, यहाँ पे जो मेरा हार्ट है और उसके साथ ही साथ मेरे जजमेंट, वो भी इन सब डेडली सिचुएशंस के हिसाब से ढल चुके हैं। और वो सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है या फिर किसी को डिफ्लेक्ट। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है अगर मैं उस पॉइंट से बात करूं तो, और अपने आप को कंपेयर करूं तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। और जितनी बार मैं इस निडल को पकड़ता हूं और फोकस करता हूं एक ही स्पॉट पे, केवल कुछ समय के लिए ही, यहाँ पे जो समय है वो मेरे को वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था और वो समय रुक चुका था। और तभी जो एनिमी उसके ऊपर अटैक करता है, उसके पेट के आर पार अपने निडल शॉट कर देता है और एक कोल्ड ग्लैंस के साथ मल्टीपल थ्रस्ट करता है उसके ऊपर, और उसको फिनिशिंग मूव अपने एक पंच के साथ। मैं पुराना और अभी का मेरे को देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, मगर यहाँ पे एक चीज ऐसी है, वो ये है कि अब मैं माना को फील कर सकता हूँ। और दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे वेपन पड़े रहते हैं, कोई एक्स, सॉर्ड्स, स्पीयर्स और ऐसे बहुत सारे। और इनके सामने मेडिटेट करते हुए अपने मन के अंदर ही कहता है अगर सोचो तो मैं इतनी सारी चीजों का गिफ्ट कर चुका हूँ, जबकि मेरे पास माना हार्ट भी नहीं है, और ना ही मैं सॉर्ड में बिगनर में पहुंचा हूँ, और ना ही सॉर्ड के बिगनर लेवल में पहुंचा हूँ। यहाँ पे ये सारी चीजें जरूर से नीडल के पावर के कारण पॉसिबल हो पाई हैं, मगर इसके बाद भी ये एक फैक्ट है। और कहता है मास्टर, मैं किस प्रकार की पावर को पाऊंगा जब मैं अगले लेवल पे पहुंच जाऊंगा। जैसे सुनने के बाद उसके मास्टर बोलते हैं तुम कुछ ऐसी चीजों से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाओगे तो तुमको अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, मगर इसके बावजूद मैं तुम्हारे उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। जब तुम एक बार माना हार्ट को फॉर्म कर लोगे और बन जाओगे सॉर्ड बिगिनर, तो तुमको समझ आएगी इस पावर की डेप्थ। तो उसके बाद ही तुम और सॉर्ड नीडल की ओनर एक ही बराबर के लेवल में पहुंचोगे। पर उसके बाद तुम एक और स्टेप फॉरवर्ड रखते हो तो जो रास्ता तुम्हारे माना हार्ट के द्वारा खुलेगा, तो तुम अपनी फिजिकल एबिलिटीज को इनहेंस कर सकते हो और एक डोमेन को बना सकते हो अपने ऑफेंसिव और डिफेंसिव अटैक्स के लिए, और तुम रीच कर लोगे एक सुपर ह्यूमन का रेलम, और जिसको इस दुनिया के लोग बुलाते हैं सॉर्ड वॉकर। सोचो तो ये अगला स्टेज है विगनर के बाद का, मगर इसके बाद भी तुमको डिफरेंस पता चल गया होगा कि इन दोनों के बीच में कितना बड़ा है। क्या ये तुम्हारे क्वेश्चन का वैलिड आंसर होगा? जो सुनने के बाद अरहान कहता हाँ चलिए मास्टर, मुझको समझ आ गया। अगर ऐसी बात है तो मेरे को आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है। अगर जो चीजें मैं देख पा रहा हूँ वो सही में है, वो जो आदमी था मेरे टेरिटरी के अंदर घुसा था कुछ समय पहले और जो यहाँ पे बैठा था, वो लोग सॉर्ड वॉकर थे ना? हाँ तुम यहाँ पे सही कह रहे हो। यहाँ पे जितने भी आदमियों से तुमने लड़ा था वो उन सबसे डिफरेंट लेवल में ही था। यहाँ पे तुम क्या करोगे अपनी करंट स्टेटस में? यहाँ पे तुम उनके सामने एक सेकंड भी नहीं खड़े हो सकते। जो सुनने के बाद अरहान कहता है अब मैं यहाँ पे पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करूंगा और सबसे वर्स्ट केस के लिए तैयार हूँ। वैसे भी यहाँ पे मेरे पास किसी प्रकार की चॉइस नहीं है। तो सुनने के बाद उसे एक मास्टर कहते हैं तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि इस टेरिटरी को तुम छोड़ दोगे ताकि तुम अवॉइड कर सको फाइट को जिसको तुम जीत नहीं सकते। और जो सुनने के बाद अरहान कहता है एक सैड फेस बनाते हुए यहाँ पे ये मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे वैसे भी बहुत समय हो चुका है और ये बन चुका है एक ऐसी जगह जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये केवल एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे मेरी पूरी मेमोरीज को होल्ड किया जाता है। जो सुनने के बाद उसके मास्टर भी थोड़ी देर शांत रहते हैं और कहते हैं तो ताकतवर बनो डिसेंडेंट। यहाँ पे आयरन किंगडम के अंदर केवल ताकतवर ही लोग आंसर देते हैं। भले यहाँ पे जो तुम्हारी सिंपल बीस भी एक ग्रीड है या फिर लग्जरी, इस समय पे तुम डिवावर कर लो अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को और यूज करो उनको एक आगे बढ़ने वाली फोर्स के रूप में, और पाओ अपने डिस्पेयर को और उन सबको फील करो एक ट्रायल के रूप में ताकि तुम बन सको एक स्टील जैसे हार्ड पर्सन। तो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर कोई हंस ना सके इस पूरी दुनिया के अंदर। क्या ये सब मेरे को इसलिए फील हो रहा है क्योंकि जो मास्टर के वर्ड्स हैं वो मेरे को रीच कर पाए हैं। और तभी उसी नाइट के सामने जाता है और वो नाइट कहता है यहाँ पे तुम भागने की सोचना भी मत। अगर तुम ऐसा करते हो तो और अपनी पीठ मेरे को दिखाते हो तो मैं तुमको उसी समय काट दूंगा। और यहाँ पे हमारे अरहान के लिए एक अनएक्सपेक्टेड ट्रायल आ चुका है। तभी हमको थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और अरहान बताता है जब से मिस्टीरियस आदमी यहाँ आया है तो मेरा डेली रूटीन बन चुका है उसको देखना, और सोचा था तो मेरी ऑब्जर्वेशन वो पहले से ज्यादा क्लियर हो चुकी है। भले यहाँ पे पूरे गाँव के घर खाली हो, मगर उन सब के बावजूद वो उन घरों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे उन सब के अंदर अभी भी कोई रहता है। वो यहाँ पे एक कचड़े के टुकड़े के ऊपर भी हाथ नहीं रखता। यहाँ पे वो अपनी हम्बल लाइफ जीता है, जो भी उसकी बिलोंगिंग है उनके साथ ही बस अगर उसकी ये बात ना देखें तो वो अपनी पूरी इवनिंग सनसेट को देखते हुए कुछ सोचता है या फिर वहाँ पे प्रेयर करता है। और जिस कंक्लूजन में मैं रीच किया हूँ वो एक ट्रबलर है जो कि एक नाइट है। पीछे उसके मास्टर आते हैं और कहते हैं मुझको लगता है कि
वो एक स्वॉर्ड वॉकर के लेवल में होगा। मगर इन सब के बावजूद वो कितना ज्यादा डिसिप्लिन है, भले उसको इस समय पे कोई नहीं देख रहा है, इन सब के बावजूद ऐसे कोई इंडिविजुअल नाइटहुड के बाहर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो सुनने के बाद अरहान कहता है तो यहाँ पे ये बहुत खराब आइडिया नहीं होगा कि अगर हम उसको यहाँ रहने दें। तो यहाँ पे जो नाइट्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा ऑनर रहता है और वो जस्टिस को बचाते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा गेस्ट है। जो सुनने के बाद उसके मास्टर कहते हैं सही में ये एक प्योर ऑनर है, मगर उसको बुलाना राइट थ्रो यहाँ पे एक मिस्टेक होगी। यहाँ पे उसके अंदर ऑनर है, इस बात को तो मैं भी एग्री करता हूँ, मगर यहाँ पे जो एक नाइट का ऑनर रहता है वो तभी मेंटेन रहता है जब वो किसी से सॉर्ड ओथ रखता है। यहाँ पे ये सारी चीजें डिसाइड रहती हैं या फिर उसके बिल या फिर उसके एम्प्लॉयर द्वारा। यहाँ पे वो जो पर्सन है जिसको प्रोवाइड कर रहा है सेव वेल्थ के लिए। तो चलो मेरे को तुम नाइट को डिफाइन करने दो। यहाँ पे एक नाइट केवल एक सॉर्ड मैन होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ऑनर का और एक यूज के रूप में वायलेंस को मिटाते हैं। यहाँ पे वो एक प्रकार के एक्सक्लूसिव टेक्निक्स को यूज करते हैं जो कि पास डाउन रहती है जनरेशन बाय जनरेशन किसी को मारने के लिए। और वो सब दुश्मन है जो क्लैन अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रही है और जिनको वो मारने में असक्षम है। यहाँ पे तुम उसके लुक्स के कारण इतना ज्यादा मत भटको, तुमको उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके बाद जज करना चाहिए उसका कैरेक्टर और जो सस्पिशन है उसको मेंटेन करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रीसियस टैलेंट है जो किसी के अंदर हो सकता है। जो सुनने के बाद अरहान कहता है क्या सही में सस्पिशियस एक टैलेंट है? तुम हमेशा से ये चीजें कहते हो जब से तुम बच्चे थे, यहाँ पे तुम हमेशा आते थे अपने फादर की वो फेरी टेल सुनने के लिए जो तुम्हारे फादर हमेशा तुमको बताया करते थे। तुम उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे कि वो सच्ची है कि झूठी। और उस समय पे भी जब तुम अपने आप को खतरे महसूस कर रहे थे अपनी पावर होने के बावजूद और तुमने ढूंढे आंसर्स वेरिएबल्स को कम करने के बाद। और ये जो सेंसिटिविटी ऑब्सेशन है और सस्पिशन एक एटीट्यूड है जो तुमको ड्राइव करता है आगे बढ़ने में। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये एक प्रकार की मेथड है जो तुमको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जिसको तुम केवल अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते। वहाँ पे जो लोग अपने सस्पिशंस को ओवरकम नहीं कर सकते अपनी लिमिटेशन के द्वारा, वो लोग कभी भी अपना माइंडसेट लूज नहीं करते। और इन्हीं सब के कारण शॉर्ट का टैलेंट है लाई करता है। ये सुनने के बाद अरहान कहता है मैं इन सब बातों को अपने दिमाग के अंदर रखूंगा मास्टर। और पीछे वही नाइट अभी प्रेयर कर रहा होता है। आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया उन सब तरीकों के लिए। मैं अपना गार्ड कभी भी एक स्ट्रेंजर के पीछे डाउन नहीं करूंगा। मैंने बहुत समय तक डिसाइड किया और इस बात पे आया कि वो अचानक से कभी मेरे लिए हॉस्टाइल थ्रेट ना बन जाए। और इन सब को हटाने के लिए हम लोग बन गए नेवर्स। और धीरे धीरे करके मैं उसको अप्रोच किया केवल ग्रीट करने के लिए। और उसके पास जाते ही वो नाइट कहता है मैं यहाँ पे जानता हूँ तुम मेरे को देख रहे थे, यहाँ पे तुम सोचना भी मत यहाँ से भागने की। अगर तुम ऐसा करते हो और मेरे को अपनी पीठ दिखाते हो मैं तुमको उसी समय मार दूंगा। सोचो तो तुम ऐसी सिचुएशन में आ चुका होगे। और वो मरी के कॉम्बैट स्टाइल में खड़ा होता है और तभी उसी की फ्लैशबैक मेमोरी दिखाई जाती है। वो जो रास्ता था वो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज किया गया और उसी कारण से मेरे को जल्दी जल्दी वहाँ से रिक्वेस्ट मिलने लगी मर्सनरी ग्रुप के द्वारा। और वहाँ पे मेरे को हमेशा हरेस किया जाता था उन थक्स द्वारा जो कि रूमर सुन के आया करते थे वहाँ पे। अगर सही कहूँ तो वो जो दिन थे मुझे लगा कि वो सारे रूट को छोड़ देना चाहिए, या फिर शायद तक मैं एक फीमेल मर्सनरी के रूप में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी और शायद तक मैं सही में एक स्वॉर्ड मास्टर भी बन सकूं। मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा समय नहीं लगा कि वो सारी सोच मेरी एरोगेंट के रूप में बस है। क्या ये तुम लोग, क्या वो तुमको बुलाते नहीं है स्विंगिंग ग्रेफास? सही में ये निकनेम तुम्हारे ऊपर सूट करता है एक फीडल ब्लेड के रूप में। यहाँ पे तुमको देखने के बाद ऐसा लगता है तुम बहुत ही ज्यादा प्राउड करती हो इसके ऊपर। तुम्हारे जैसे स्किल लेके एक वॉरियर। यहाँ पे तुम गलत मत सोचो, एक लड़की। तुम यहाँ पे एक मर्सनरी से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। अगर तुम यहाँ पे एक औरत नहीं हो तो तुम इस सब इंसेक्ट के बाद मर जाना चाहिए तुमको। क्या वो सारे कीड़ों से अलग हो तुम? यहाँ पे जो कारण था तुम आज सर्वाइव की वो है एक कोड नाइटो का, रेड फॉल्कन। उस रूल के अंदर किसी भी औरत का और बच्चे की जिंदगी नहीं ली जाती। तो तुम अपनी पूरी आज से जिंदगी इसी बात के ऊपर गुजार देना। और उसी दिन से मेरे और उस आदमी के बीच नहीं, उस दिन से मेरे और नाइट्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन गया जिसको मैं कभी भी ओवरकम करने की सोची भी नहीं। और कुछ समय के बाद मेरे को ये पता चला उस लेवल में जो था वो उसका नाम था स्वॉर्ड वॉकर। और वो अपने मन के अंदर ही कहता है जो मेमोरी मरिया की मेरे पास है उस वर्जन के हिसाब से वो मेरे से बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। कोई ऐसा आदमी जिसके ऊपर वो हाथ भी नहीं उठा पाई। यहाँ पे मेरे को फील हो रहा है कि मैं इसके साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता हूँ। और इसके अंदर से मुझको फील हो रही है एक ओवरवेलमिंग डेथ की प्रेजेंस। क्या इसी कारण से मेरी जो हार्ट बीट है वो बहुत ही ज्यादा फास्टर और फास्टर बीट करने लगी। और मैं देख पाया एक सुपर ह्यूमन रिलम को जो कि स्वॉर्ड वॉकर या फिर उनसे ऊपर वाले हैं, जहाँ पे माना बॉडी के बाहर निकलता है वायर्स के रूप में और तुमको प्रोवाइड करता है एक अच्छा ऑफेंस और डिफेंस एक ही साथ। और तभी इसको कुछ सेंस होता है जब वहाँ पे उसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्लाइसेस रहते हैं। और अपने मन के अंदर ही कहता
कहता है ये तो सॉर्ड वॉकर पाथ था। और तभी उधर से नाइट पूछता है यहाँ पे क्या कारण है कि तुम मेरे को इस तरह देख रहे हो। यहाँ पे तुमको देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम वही रूमर वाले आदमी हो जो विजिटर के ऊपर अटैक करता है। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं तुमको एक एनिमी के रूप में समझने के अलावा। अगर तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन ना हुआ तो यहाँ पे तुम मेरे को आंसर दो कि इसके पीछे तुम्हारा क्या डिटर्मिनेशन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है इन सब बातों में भरोसा करना। मैं एक रेजिडेंस हूँ जो यहाँ पे पैदा हुआ और बड़ा हुआ हूँ, मगर एक साल पहले जब मैं यहाँ से दूर था एक ब्लैक मैजिक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उन दोनों के बीच में ऐसी कन्वर्सेशन थोड़ी देर तक चलती है। और अरहान कहता है ये जो लैंड है मेरी पूरी जिंदगी भर की मेमोरीज को होल्ड किया है। जो सुनने के बाद वो नाइट पूरी तरीके से शॉक। और फिर उधर से अरहान कहता है ये जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है जिसको मैं यहाँ पे अवेंडेड नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद वो नाइट थोड़ा सैड लगता है और कहता है जगह देखने के बाद ये लगा कि सही में आपने बहुत समय और बहुत कठिनाई से गुजारा होगा यंग मास्टर। मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ आपको एक्सप्लेनेशन को लेके। तो चलिए अब ये मेरी बारी है कि मैं आपको अपनी स्टेट और पोजीशन बताऊं। यहाँ पे हम लोग को अपनी दूसरे की सर्कमस्टेंसेस को जानना चाहिए ताकि हम बन सके एक नेबरहुड। यहाँ पे आप अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख सकते हैं और गार्ड को कम कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं भी अपनी बेट को सीट के अंदर रख लूंगा और शेयर करूंगा अपनी स्टोरी आपके साथ अभी भी आप। और हमको एक फ्लैशबैक मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि तुम कैसे अपना माना हार्ट को फ्रोज कर सकते हो। यहाँ पे तुमको बार बार अपने आप को पुश करना पड़ेगा जिंदगी और मौत के बीच वाली लाइन पे। और जब तुम उसको अचीव कर पाओगे जब तुम्हारी बॉडी खुद से भीख मांगेगी माना हार्ट के लिए। ये सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है यंग डिसेंडेंट? और वो कहता है मुझे माफ करना मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी तक आपके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाया हूँ और एटलीस्ट मुझको ये शॉट तो चाहिए ही होगी। जो सुनने के बाद वो नाइट कहता है अगर मेरे को सही में तुमको हार्म करना होता तो ये जो तुम्हारी शॉट है वो मेरे खिलाफ मीनिंगलेस होती। और अभी इस सिचुएशन के हिसाब से हम दोनों अपना वेपन को नीचे रखेंगे। और मैं यहाँ पे अपनी शॉट को पहले सीट में इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि ये नाइट हॉनर नहीं है। मुझको यहाँ पे अपना हॉनर तो बचाना ही होगा। जो सुनने के बाद अरहान कहता है मुझे ये चीजें पता है मगर इसके बावजूद मैं यहाँ पे बैक डाउन नहीं कर सकता हूँ। और वो रिमेम्बर करता अपना एक पास्ट मेमोरी जिसमें उसके सामने कॉलेज जाते हुए कहता है यहाँ पे तुम घुटने में बैठो डर के मारे, तुमने सरेंडर कर दिया बिना मेरे से फाइट किए हुए। मैं यहाँ पे कसम खाता हूँ मैं ऐसी चीजें दोबारा कभी नहीं करूंगा।